आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का अपना अगला लेक्चर। हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार फिर से हम वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें हमने सबसे पहले ये सीखा था कि जो बेंजीन और जो डेरिवेटिव्स हैं वह किस तरह की रिएक्शंस दिखाना पसंद करेंगे और जो कि हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जनरल मैकेनिज्म की बात कर चुके हैं। जनरल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते थे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट वहां पर क्या होता है, फिर फॉर्म होता है जब हम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, और लास्ट में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होकर एरोमेटिसिटी रीगेन होती है। और ये सब बातें सीखकर अब हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि आखिरकार किसी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पर किस तरीके से रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन पर फर्क आता है यदि हम ग्रुप्स ऐड करते जाएं। तो अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कल की ही बात से स्टार्ट करना चाहता हूं। यहां पर आपके पास क्या है, बेंजीन है, इस तरीके से हमने बात की थी, और यहां पर आपके पास सामने क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। अब ये जो रिएक्शन हो रही थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे थे। कहने का मतलब ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हम इलेक्ट्रोफाइल को दे रहे थे और सामने आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन है वो रीजन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का देना। अब सवाल ये उठता है कि सर यदि हम बेंजीन पर ग्रुप लगा दें तो बेंजीन पर ग्रुप लगा देने से वह इलेक्ट्रोफाइल के जो प्रति अटैक है वो बढ़ेगा या कमेगा। तो बात को समझिएगा, यदि आपने ग्रुप लगा दिया, यदि वह ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रेट बढ़ेगा, मतलब बेंजीन रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए हम उन ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग कहते हैं। तो इस बात को समझते हैं। मैं बोल रहा हूं यदि हमने बेंजीन ग्रुप पर कोई ग्रुप लगा दिया जी नाम का, मान लीजिए एक समय के लिए हमने जी नाम का कोई ग्रुप लगा दिया, और ये जो जी ग्रुप है ये क्या कर रहा है, यहां पर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो पक्की बात है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का तरीका हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहां पर जब मैं इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो मैं यह बोलूंगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पर जो सारा कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं जो ये जी ग्रुप है इसको मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप कह सकता हूं। मतलब यहां पर हमारे पास इस रिएक्शन के टाइम जो बात आएगी वह एक बात आएगी एक्टिवेटिंग ग्रुप वाली। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का फंडा क्यों आया, क्योंकि यहां पर वह ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करता हूं, यदि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पर आपसे फिर मैंने जी ग्रुप लगा दिया, लेकिन इस बार वो जी ग्रुप क्या कर रहा है, इस बार वो जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, ये किससे हो रही है, बेंजीन से हो रही है। तो अगर बेंजीन से हो रही है तो अगर हम अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं यहां पर जो ये जी ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहां से हमारे पास 2 टर्म बनके तैयार हो चुके हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या आपको कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? देखो, जब सिंपल अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं बेंजीन में जहां पर कोई ग्रुप्स नहीं लगा होता है तब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये बात हमें समझ में आ चुकी थी। लेकिन अगर मैं बेंजीन पर ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन करूं, वह ग्रुप जिस तरीके से बिहेव करेगा उसके बेसिस पर हम लोग उन ग्रुप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर फाइनल जो बात है वह बात यह है कि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो हमारे पास होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे पहला जो ग्रुप होता है वह क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो दूसरा ग्रुप होता है वह क्या होता है आपके पास, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सवाल ये आ रहा है, सर ये बता दो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो हमने अभी ये बात की, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो सभी होने वाले हैं जो कि क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे होंगे।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, कहां पर, बेंजीन रिंग पर। वहीं पर अगर मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करता हूं तो क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। अब ये बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बात है कि आप ऐसा कौन सा ग्रुप लगाओगे कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। तो आपको पता है जितने भी +m +I +H शोइंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं किसी भी सिस्टम पर, और जितने भी -m -I -H शोइंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं सिस्टम पे। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर वह सभी ग्रुप्स हो सकते हैं जहां पर आपको +R मतलब +m भी कह सकते हैं, +I और +H देखने को मिले, वह सभी ग्रुप्स जहां पर जो +R +H और +I दिखाते हैं। और इसमें हम बात कर सकते हैं वह सभी ग्रुप्स जो कि -R -H और -I दिखाते हैं। अब ये बात हम लोगों ने रेजोनेंस के टाइम पर बहुत अच्छे से सीखी थी कि यदि बेंजीन पर किस तरह के ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो वह +M +I इस तरीके के ग्रुप शो करते हैं। तो ये बात हमने सीखी थी। देखो अगर हम बात करें इन जनरल, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है तो हम रेजोनेंस वाले की बात करेंगे। इंडक्टिव तो आप समझ जाओगे, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से ज्यादा तो वो हमेशा -I की तरह काम करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। बात हम रेजोनेंस को ध्यान में रख के करेंगे क्योंकि जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे वह सभी ग्रुप्स जहां पर आपके पास क्या होता है, कोई एक एटम होता है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम होता है, और उस डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। वह सभी ग्रुप्स बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे और वह सभी ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाएंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन जनरल तो हम बोलेंगे यदि आपके पास बेंजीन रिंग पर X डबल बॉन्ड Y लगा है और यहां पर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन X है तो वह सभी ग्रुप्स -R शो करते हैं। याद आया जब मैंने आपको जीओसी में रेजोनेंस पढ़ाया था तो उस समय यही सिखाया था कि जब X डबल बॉन्ड Y होगा तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यह सभी सिस्टम, यह सभी ग्रुप्स इस सिस्टम पे क्या करेंगे, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो बस ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं तो चलिए एग्जांपल्स उठाते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स में मैं यहां पर जो ग्रुप लेता हूं वह आपके पास फिनॉल है। देखो इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से। क्या इस डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। बिल्कुल इस डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमने यही तो बात की है कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वह +R शो करेगा और +R शो करने से वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वह इलेक्ट्रोफाइल के प्रति एक्टिवेट करेगा उस रिंग को, तो इसलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो ये ग्रुप हमारे लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। तो अब सर इससे समझ में क्या आया? इससे समझ में ये आया कि यदि रिएक्शन में रेट का कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे ज्यादा रेट फास्ट दिखाते हैं, उसके बाद ये रेट दिखाएंगे फास्ट, फिर लास्ट में ये रेट फास्ट दिखाएंगे। मान लो इन जनरल मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में आपके पास ये तीनों कंडीशन है तो आपको बोले रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है तो आप बोलोगे जहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है, जहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स की हम लाइन लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं हम लोग, CH3। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, इसमें एकदम क्लियर है। तो ये सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हैं जो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पर कर रखी हैं। कौन सा ग्रुप क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है उसी के बेसिस पर मैं ये सारा डिसाइड कर रहा हूँ। वहीं पर यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो देखो इसमें तो मैं सदाबहार एग्जाम्पल ले लेता हूँ NO2 को जरा ध्यान से देखोगे तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। जरा ध्यान देखो X डबल बॉन्ड Y और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन X। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ CHO बेंजल्डिहाइड, तो आपके पास जब बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड में कैसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये सभी ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाएंगे। तो कुल मिला के हमें स्टार्टिंग में ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह डिपेंड करता है कि बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा है और कौन सा ग्रुप नहीं लगा है। यदि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, यदि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। अब ये जो एक्टिवेटिंग
एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक। मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। वैसे ही स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो उस टेबल को मैं यहां पर लिख दूंगा, आपको उस टेबल को एज इट इज याद करना है, और वह आपको जब रिएक्टिविटी ऑर्डर के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे उस समय काम आने वाली है, और इस समय के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने फाइनली सीखा क्या है। हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो यह सीखा है कि हमारे पास यदि कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर यदि कोई जी ग्रुप लगा है, और वह जो जी ग्रुप है यदि वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोले तो या तो वह प्लस आर शो कर रहा हो, या तो वह प्लस एच शो कर रहा हो, या तो फिर वह प्लस आई शो कर रहा हो। तो हम एंड में कह सकते हैं वह ग्रुप आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके की एक क्लासिफिकेशन आ चुकी है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ही हम लोगों ने जो दूसरी बात यहां पर सीखी कि यदि आपके पास बेंजीन ग्रुप पर कोई ग्रुप जी लगा हो और वह जो जी ग्रुप है वह आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब फिर से वही सवाल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलने का मतलब है वह माइनस आर शो कर रहा हो, माइनस एच शो कर रहा हो, या फिर माइनस आई शो कर रहा हो। तो आपके पास यह ग्रुप कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये तो हमने इस तरीके की क्लासिफिकेशन को समझ चुका था बहुत अच्छे से, इतनी बात हमें फाइनल में समझ में आ चुकी है। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्टिवेटिंग ग्रुप, इस तरफ मैं लिख देता हूं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और यहां पर मैं लिख देता हूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे पहले बोला गया है स्ट्रॉन्ग, दूसरा जो बोला गया है वो बोला गया है मॉडरेट, और जो लास्ट में बोला गया है वो बोला गया है वीक। तो इस तरीके से इनको 3 पार्ट्स में सब क्लासिफाई किया गया है। अब सवाल ये आ रहा है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। तो देखो, एक बात तो पक्की है कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, बोरा भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। अब उस कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो जरा ध्यान से देखो। उस कैटेगरी में यदि आप बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा रहे हो, यदि आप बेंजीन पर OH ग्रुप लगा रहे हो, यदि आप बेंजीन पर NH माइनस ग्रुप लगा रहे हो, यदि आप बेंजीन पर O माइनस ग्रुप लगा रहे हो, मतलब ये सभी वो ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं, बेंजीन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लुटाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर लुटाते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वह इलेक्ट्रोफाइल को बहुत आसानी से अप्रोच करके अटैक कर देता है। ठीक है, ऐसे ही मॉडरेट में बात करते हैं, तो मॉडरेट में हम लोग बात कर सकते हैं NH C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे ही OC डबल बॉन्ड OCH3। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मॉडरेट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका मॉडरेट माने का कारण क्या है, देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन यहाँ का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है और बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो मतलब एक समय पर दो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग पर थोड़ा सा कम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन देगा। तो इसीलिए तो इनको हम लोग क्रॉस एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, और लास्ट में अगर वीक की बात करते हैं, तो यदि आपके पास कोई पीएच ग्रुप लगा है, यदि आपके पास कोई CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप टाइप का लगा है, यदि आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये सारे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो स्ट्रॉन्ग जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे तो आप नोट कर सकते हो NO2, बहुत ही खतरनाक डीएक्टिवेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे लेवल पर खींचता है। ऐसे ही और भी होते हैं प्लस NH3, ऐसे ही प्लस NMe3, ऐसे ही CCl3, CF3, ये सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट वाले पार्ट में आपके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, फिर हमारे पास आ जाता है C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आ जाता है C डबल बॉन्ड O OH,
C डबल बॉन्ड OOR और लास्ट में C डबल बॉन्ड ONH2। ये सारे ग्रुप्स आपके किस में आते हैं? मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब थोड़ा सा चेक करो सिस्टम को, X डबल बॉन्ड Y को, देखो हम लोगों ने लिखा था अभी पीछे, तो इसमें सारे ही सिस्टम्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में हमारे पास आ जाते हैं हैलोजेंस। जनरली जो हमारे पास वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास किस में होते हैं? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में होते हैं। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर चुका है, इस पूरी टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अब सवाल हमारा लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हो चुका है कि सर जो हैलोजेंस होते हैं वो आखिरकार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे हो चुके हैं। अगर ये सवाल नहीं भी आया तो अब सवाल आने वाला है, जरा ध्यान से समझना। हम इस टॉपिक को नोट में पढ़ते हैं कि यदि मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, जरा ध्यान से देखना, तो बेंजीन रिंग पर यदि हम कोई हैलोजन लगा रहे हैं तो इस पे क्या है? लोन पेयर है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि यदि हमारे पास बेंजीन रिंग पर कोई डायरेक्टली अटैच्ड एटम है और उस पर लोन पेयर है तो वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस में जाएगा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका +R ग्रुप शो करेगा। और हमने अभी भी बात की थी जो +R ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन सर आपने तो इसको डीएक्टिवेटिंग वाले में रखा है, वो बात अलग है कि आपने इसको वीक डीएक्टिवेटिंग में रखा है, लेकिन रखा तो डीएक्टिवेटिंग में ना। अब पॉइंट को समझिएगा, देखो आप लोग अगर हैलोजन को एक्टिवेटिंग ग्रुप कह रहे हो तो सिर्फ आप इस कारण की वजह से ही कह रहे हो, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से। मतलब आपको लगता है कि जो हैलोजेंस हैं वह एक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहां पर बोला कि हैलोजन एक्टिवेटिंग ना होकर डीएक्टिवेटिंग है, तो उसका जो एकमात्र कारण हम लोग दे सकते हैं क्योंकि जहां पर हैलोजेंस का -I इफेक्ट क्या कर जाता है? डोमिनेट कर जाता है। -I इफेक्ट डोमिनेट ओवर रेजोनेंस। तो ये बात आपको सिंपल सी पता होना चाहिए कि जब भी हैलोजेंस होते हैं तो हैलोजन के केस में रेजोनेंस होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम हैलोजेंस की बात करेंगे तो उसमें -I इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर +R। ये बात अपने आप में बहुत अजीब है। देखो रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग इफेक्ट है देन इंडक्टिव, लेकिन सर आप बोल रहे हो कि -I इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है रेजोनेंस पे, तो बिल्कुल जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर -I इफेक्ट को डोमिनेट मानते हैं, और -I इफेक्ट जो डोमिनेट मान रहे हैं इसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ही हम क्या कहेंगे? यह जो ग्रुप होते हैं यह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो इस बात को आपको नोट में फिट करना है। क्या फिट करना है? कि जो हैलोजेंस होते हैं वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं इंस्पाइट हैविंग +R, मतलब वह रेजोनेंस शो करते हैं उसके बावजूद यह डीएक्टिवेटिंग कहलाते हैं। तो रीजन मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। अभी एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे और वह टॉपिक होगा हमारा ओरिएंटेशन। तब आपको मैं एंड में फाइनल एक स्टेटमेंट लिखा दूंगा हैलोजेंस के बारे में, और NO SO2R ऐसे कुछ 2-3 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगा। तो क्या अब आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको हैलोजेंस वाला केस क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजन वाला केस, क्योंकि यही दिमाग में नहीं रहता और यही गलती कर देता है। हैलोजन में यहाँ पर लोन पेयर है, रेजोनेंस में जा रहा है, बेंजीन रिंग पर आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये एक्टिवेटिंग होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या बोला? यहाँ पर -I इफेक्ट डोमिनेट करता है। एक्चुअली जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उसको जब देखा गया तो एंड में ये फाइनलाइज किया गया, जब भी हम हैलोजेंस कंसीडर करेंगे तो वहां पर हम -I इफेक्ट को कंसीडर करते हैं उसकी रिएक्टिविटी, उसके किसी भी प्रोडक्ट को अधिकतर बताने के लिए। कितना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? इस टेबल को आपको याद करना है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन। हम लोगों ने बात की थी कि हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है? ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको रिएक्टिविटी का फंडा थोड़ा बहुत समझा दिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन वर्ड क्यों आया, किस वजह से आया, क्या मतलब होता है, ये सब बातें अब हम सीखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर रखी है रिएक्टिविटी टॉपिक पे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ओरिएंटेशन वाले टॉपिक पर कि सर आखिरकार ये ओरिएंटेशन का टर्म हमारे पास क्या समझाना चाहता है। देखो अगर हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बेंजीन सिस्टम को ही उठाते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं।
देखो, अगर हम लोग सबसे पहला केस उठाते हैं, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो है हमारे पास बेंजीन। अब बेंजीन के पास हमारे पास सामने क्या आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब जब आप लोगों के सामने मैंने ऐसा रिएक्शन करवाया था, तो मैंने फाइनली जो प्रोडक्ट बनाया था वो कुछ इस तरीके से बना दिया था, और यहां पर मैंने ई लगा दिया था। अब यहीं से सवाल स्टार्ट होता है कि सर जो आपने इलेक्ट्रोफाइल लगाया है वो आपने यहां पर लगाया है, वो आप जो ये पोजीशंस हैं इन पर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें बात ये समझनी पड़ेगी, इन बेंजीन all positions are equivalent, all positions are equivalent। अगर बेंजीन में सारी ही पोजीशन इक्विवेलेंट है तो कहने का मतलब ये सवाल ही नहीं उठता है कि हम इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाएं। आप चाहें इस पोजीशन की बात कीजिए, आप चाहें इस पोजीशन की बात कीजिए, किसी भी पोजीशन की आप बात कर लीजिए, ये सारी ही पोजीशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो आप इन सभी पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को लगा सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अगर हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उस वाले केस में क्या है, नया जो मैं समझाना चाहता हूं, तो यदि आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले रहे हो तो मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पर कोई भी आपके पास जी ग्रुप लगा होगा, इसी को हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब जब आप इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे और यहां पर रिएक्शन करवाओगे और जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, तब आपको यहां पर डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसमें ये जितनी भी पोजीशंस होती हैं ये सभी पोजीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं पोजीशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात यही कह सकते हैं, पोजीशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। क्या आप इस पॉइंट को समझ रहे हो? यही पॉइंट है जिसकी वजह से टर्म ओरिएंटेशन आ गया। जब हम सिर्फ बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें सारी पोजीशंस कैसी होती हैं, सेम, और सेम पोजीशन की वजह से हम इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी ओरिएंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं तो इस वाले केस में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सवाल आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके किस पॉइंट पर जाके अटैच होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की पोजीशंस की बात करते हैं। पोजीशंस इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और ये आपको पहले से बात अच्छे से पता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि यहां पर आपके पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यहां पर आपके पास जी ग्रुप लगा है, तो जो जी ग्रुप होता है इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसको हम दे देते हैं नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। इस तरीके से हमने नंबर दे दिया। ये जो नंबर 1 के बगल में जस्ट 2 है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और इसको O से डिनोट करते हैं ऑर्थो। ऐसे ही ये जो आपके पास नंबर 3 है इसको हम बोलते हैं मेटा, और इसको हम M से डिनोट करते हैं। ये जो 4 है इसको जस्ट उसके सामने इसको हम बोलते हैं पैरा, और इसको P से डिनोट करते हैं। ये जो 5 है ये फिर से आपके पास मेटा आता है और इसको हम M से डिनोट करते हैं, और ये जो 6 है ये फिर से आपके पास ऑर्थो आता है और इसको O से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पर इस वाले में 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो 3 डिफरेंट पोजीशंस में यहाँ पर ओरिएंटेशन टर्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लियर करें, तो हम यहाँ पर 3 पोजीशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है 1,2 या फिर 1,5, मतलब 1,6। ऐसे ही मेटा का मतलब होता है, आप बोल सकते हो मेटा में
1,3 और 1,5 पोजीशंस मेटा होती हैं। ऐसे ही पैरा की अगर हम बात करते हैं तो जो पैरा वाली पोजीशन होती है वो 1,4 होती है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती हैं उसमें 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जिसकी वजह से ओरिएंटेशन टर्म रिक्वायर्ड होता है। अब ये सवाल आता है कि आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा, आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ेगा, या आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर जुड़ेगा। क्या आपको क्लियर हुआ? हम लोग जो ओरिएंटेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करने का रीजन क्या है? सबसे पहले अगर हम बेंजीन को देखते हैं तो इसमें सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं, यहाँ पर कोई भी ओरिएंटेशन टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई बेंजीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगी, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो उस केस में पोजीशंस में चेंज आ जाएगा और पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी, और डिफरेंट पोजीशंस होने की वजह से हमारे पास ओरिएंटेशन टर्म रिक्वायर्ड होगा, जहां पर हम ये पूछेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पर ओरिएंट करेगा। अब हमें यही सीखना है कि यदि हमारे पास इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं तो आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर ओरिएंट करेगा या फिर ओरिएंटेशन कहां होगी इलेक्ट्रोफाइल की। तो इसी को अब हम सीखते हैं। तो हम केस उठाते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। तो अभी तक जो हमने बात सीखी है वो सिर्फ हमने यहां तक ये बात सीखी है कि यदि हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो यह मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमारे पास 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, और वह जो 3 डिफरेंट पोजीशंस होंगी उसी वजह से आपके पास ओरिएंटेशन वाला वर्ड यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के लिए यूज किया गया है। अब सवाल उठता है कि ये जो 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं, इन तीनों ही डिफरेंट पोजीशन में से किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल सर बना ही क्यों? तो देखो, यहां पर एक तरह के ग्रुप्स नहीं होते, यहां पर डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो अब उन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पर ये सवाल बना है। तो अगर मान लो मैं यहां पर केस 1 स्टार्ट करता हूं, और केस 1 में यदि जो हमारा जी ग्रुप है उसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेता हूं, जो हमारा जी ग्रुप है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से बेंजीन है, और यहां पर मैं OH ग्रुप ले लेता हूं, और OH ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सब बातें हमने GOC के टाइम कर रखी हैं। और यहां पर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, और यहां पर कुछ इस तरीके से। तो इस सवाल को हमें कंप्लीट करना है कि आखिरकार हम इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर ओरिएंट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं इसका रेजोनेंस बनाकर कुछ समझाना चाहता हूं। यदि आप फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले आप ये सोचो। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास OH है, और यहाँ पर लोन पेयर है। आपको अच्छे से पता है ये लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगी, और इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा अगर आपको सही में चीज़ों का कॉन्सेप्ट सीखना है। ये हो गया, ठीक है। अगर फिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इस बार नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ये सब बातें मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर GOC के टाइम समझाई थी। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी जो टॉपिक होता है वो कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा जाता है, और एक ही टीचर से पढ़ा जाता है, तो ज़्यादा अच्छे से हद तक चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। और ये हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर इस नेगेटिव के साथ कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो बताइए किस तरीके से होने वाला है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और लास्ट में कैसा हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो फाइनली वही वाला कुछ टाइप का बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखोगे तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है? यहीं पर आपका आंसर छुपा है, जो भी है सब यहीं पर है। तो बताइए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो एक बार तो इस कार्बन पर आया जो कि ऑर्थो पोजीशन है, एक बार इस कार्बन पर आया जो कि पैरा पोजीशन है, और एक बार इस कार्बन पे फिर से आया जो कि ऑर्थो पोजीशन है। मतलब जब हम फिनॉल लेते हैं, जब हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है सामने आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसको तलाश किसकी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले तो नेगेटिव चार्ज क्या अपने आप में दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवरेबल होगा।
वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यदि हमारे पास जी ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो हम यहां पर नोट में एक बात लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है। तो इसकी वजह से हम फाइनली कंक्लूड भी कर सकते हैं कि यहीं पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है यहीं पर इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंट भी यही करेगा। तो फाइनली यहां पर जो आपके पास पॉसिबिलिटी है आंसर की वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर OH ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, एक तो कुछ ऐसा हो सकता है या फिर कुछ ऐसा सा हो सकता है, इस तरीके बन जाएगा। तो क्या आपको सबसे पहला केस समझ में आया बहुत अच्छे से? तो एंड में अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो क्या करूंगा कि जब भी हमारे पास कोई जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर? एक और एग्जांपल देखो, अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मुझे बताइएगा। यहां पर आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है और आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो अगर सिर्फ बेंजीन होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब आपको ये देखना है जो ये CH3 ग्रुप है इसका नेचर क्या है। तो CH3 ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और अभी अभी हमने देखा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, या फिर आप यूं कह लो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। तो जिसकी वजह से ये भी हमारे पास कुछ कैसा हो जाएगा, ये भी हमारे पास कुछ ऐसा सा हो जाएगा। यहां पर CH3, यहां पर E आ जाएगा, ऐसे ही यहां पर भी आपके पास CH3 और यहां पर E आ जाएगा। अब ऑर्थो और पैरा में मेजर क्या है, ये सब जब हम केमिस्ट्री में आगे केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। स्टेरिक फैक्टर वगैरह सब कुछ वहां पर लिया जाता है, सब बातें की जाती हैं। ऐसे ही मान लो अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारे पास हमने यहाँ पर OCH3 ले लिया, एनिसोल ले लिया और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। तो बताइएगा ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर ओरिएंट करने वाला है? फिर से वही सवाल। तो आप सबसे पहले जो ग्रुप लगाया है उस ग्रुप का नेचर देखो। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब ये सवाल मुझसे मत करना सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप किस बेसिस पर कह रहे हो, ये सब हमने GOC के टाइम बातें कर रखी हैं। जितने भी +R, जितने भी +I +H ग्रुप्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। इसी को तो ओरिएंटेशन कहते हैं, और कोई ओरिएंटेशन नया टर्म नहीं है, इसी को कहते हैं। या तो ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कुछ ऐसा सा हो सकता है। तो फाइनली अगर मैं एंड में एक अगर कंक्लूजन लिखना चाहूं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है, लिख देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन MSB, उसमें यदि वहां पर वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है G, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वह कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक टर्म समझाया था एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, अब मैं आपको समझा रहा हूं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक टर्म। अब ऐसे ही अगर हम मान लो G की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें तो उस वाले केस में क्या होने वाला है, तो चलिए उसको चेक करते हैं। तो अब हम वही बात करते हैं अब, लेकिन हमारा थोड़ा तरीका चेंज हल्का सा हो जाएगा कि यदि अब हमारे पास क्या हो, उसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में G जो हो वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब अगर हम G को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान के चलेंगे तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, स्टैंडर्ड एग्जांपल। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जहां पर मैं NO2 लगा देता हूं, कुछ इस तरीके से है आपके पास, और यहां पर सामने ले लेता हूं इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको ये बताना है कि आखिरकार इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाकर अटैक करेगा और अटैक करके वहां पर अटैच हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए फिर से आपको मैं रेजोनेंस की तरफ लेके चलता हूं कि आखिरकार किस तरीके से हमारे पास नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस होने वाला है। जरा ध्यान से देखो, अगर आपको सिस्टम समझ में आ रहा है तो आपको रेजोनेंस बनाना भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था रेजोनेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सिस्टम को देखा करो कि सिस्टम कैसा है। तो अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम है A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरफ हम मूव करेंगे और ये हम इस तरफ मूव करेंगे। बस इसी तरीके से आप क्या करते जाओ, इसी तरीके से आप यहाँ पर
रेजोनेंस बनाते जाओ। जब आप रेजोनेंस बनाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर NO नेगेटिव, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे। क्लियर है? ऐसे ही फिर से अब अगर आपको बनाना है तो पॉजिटिव चार्ज तो मतलब खाली होता है, चलाना ही है तो डबल बॉन्ड चलेगा कुछ इस तरीके से। तो बस डबल बॉन्ड को जब आप चलाओगे तो फिर से आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव। फिर से आप क्या करने वाले हो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ चलाने वाले हो, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आपके पास फिर से आ जाएगा डबल बॉन्ड NO माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, फिर से ये माइनस यहाँ और ये कुछ ऐसा। तो फाइनली आपके पास कुछ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 या फिर नाइट्रोबेंजीन का बनके तैयार हो जाएगा। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किस पर आ रहा है, ऑर्थो, किस पर आ रहा है, पैरा, किस पर आ रहा है, ऑर्थो। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ ये बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। सिंपल सी बात है यार, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का होना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली होना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना। तो हम लोग यहाँ पर नोट में अब बात जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वह किस किस पोजीशन पे आ रहा है, वह ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो अब बस एक ही पोजीशन बची है, मेटा पोजीशन। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। ये फाइनल बात है। सबसे पहले फिर से समझो, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, जहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो बेटा पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही रहेगी इनके कंपैरिजन में। अगर सोचा जाए, कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार आंसर बनाते हैं, फिर यहाँ पर एक गहरी बात है उसको मैं समझाता हूँ। आंसर कैसे बनाओगे, यहाँ पर NO2 है और मेटा पर इस तरीके से लगा दो, यही तो मेटा पोजीशन होती है जो अभी भी समझाई। अब सवाल आता है, और IIT में आया भी हुआ है पिछले सालों में स्टेटमेंट के फॉर्म में। उसमें से एक स्टेटमेंट ये था कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। जब हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। फिर से समझो, यदि हमारे पास कोई एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो मेटा पर अटैक कर रहा है। तो मेटा पर अटैक करने का जो रीजन है, तो उस रीजन में एक रीजन लिखा था मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी गई है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। मेटा पर तो कुछ भी चेंज नहीं आया। अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस का इफेक्ट, चाहे वो पहले आप केस डिस्कस कर रहे हो नेगेटिव वाला, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज वाला केस डिस्कस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में मेटा पोजीशन पर कुछ भी चेंज नहीं होता। और मैंने नोट में लिखाया था रेजोनेंस पढ़ाते समय, मेटा पोजीशन नेवर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। तो हम ये कहेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, जिसकी वजह से हमें मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं है। इस बात को आप याद रखना, स्टेटमेंट के फॉर्म में घुमाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही मैं कुछ एक दो एग्जांपल और लेना चाहता हूं, तो एक दो एग्जांपल में क्या ले लोगे, देखो यहां पर अगर आपके पास कोई ग्रुप लगा दूं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा दिया, बेंजोइल्डिहाइड बना दिया, और यहाँ पर सामने है इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए कहां पर जाके जुड़ेगा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें ग्रुप देखने दो। जब आप ग्रुप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और हमें बात पता चल चुकी है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वह मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फिर से सुनिएगा, कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया,
यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूँ। और फिर से मेरा वही सवाल है कि इलेक्ट्रोफाइल को आप कहाँ पर जोड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल को हम वहीं जोड़ेंगे जहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड में जोड़ा है। बेंजल्डिहाइड में हमने कहाँ जोड़ा है, मेटा पर जोड़ा है, तो यहाँ भी मेटा पर होगा, क्योंकि सर यहाँ पर ये वाला ग्रुप भी हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कुल मिला के बात ये है, जो पूरी कहानी इस लेक्चर में चल रही है वो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये आपका फाइनल है। तो अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया फाइनल एकदम एंड में, इसमें ये निकल के आया कि हमारे पास यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हमारे पास मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो एंड में हमारे पास दो बातें आ चुकी हैं, यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, और यदि हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो वह हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट कर रहा है, सामने वाले को डायरेक्ट कर रहा है कि यहीं पर आना है। तो अब जो इस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा सीखा उसको मैं फाइनल में एंड में एक बार समराइज कर देता हूं। तो आइए अब हम फाइनली सारी बातों को एक बार पूरा समराइज करते हैं। तो सारी बातें हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं कि यदि हमारे पास बेंजीन पर कोई ग्रुप्स हैं तो वह ग्रुप्स का नेचर दो हो सकता है, या तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं या फिर वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। यदि वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो पक्की बात है वह कैसे ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और यदि वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो वह कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात हमारी रिएक्टिविटी की रिगार्डिंग है, ये बात हमारी रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। वहीं पर अगर मैं ओरिएंटेशन की थोड़ी सी बात करूंगा तो ये हमारे पास कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, हम लोगों ने सीख रखा है बहुत अच्छे से। और ये हमारे पास कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ये बात मैं किसकी कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं ओरिएंटेशन कि आखिरकार जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसका हमारे पास ओरिएंटेशन क्या होगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? अब लास्ट में एंड में एक बात और बचती है जो कि हमारे पास हैलोजेंस के रिगार्डिंग है। यदि हमारे पास हैलोजेंस हैं तो हैलोजेंस के केस में अगर हम रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यह कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग। तो मैंने बताया था डीएक्टिवेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और वहीं पर अगर मैं ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग बात करता हूं, ओरिएंटेशन, तो इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर डीएक्टिवेटिंग वाले हैं तो मेटा होना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब यहीं पर आप लोग थोड़े से परेशान हो गए, सर ऐसा कैसे, डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सुनिए, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसका कारण है क्योंकि यहां पर हम लोग -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज कंसीडर्ड। यहां पर हम हैलोजन का क्या इफेक्ट कंसीडर करते हैं, -I इफेक्ट कंसीडर करते हैं। और जब ओरिएंटेशन की बात आती है यहां पर हम हैलोजन का +R इफेक्ट कंसीडर करते हैं, +R इफेक्ट इज कंसीडर्ड। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं उनके लिए हम लोग जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो -I इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, और जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हम +R या +M इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। यदि आप इसमें +M इफेक्ट लगाओगे तो वहां पर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या होगा, अटैक होगा, तो ऑर्थो पैरा पर अटैक होगा। तो इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये बात सबसे ज्यादा मेन है। अब हैलोजेंस की तरह और भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा एग्जांपल और दे दूं, हैलोजन और जो ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपके पास होता है NO, इस तरीके का ग्रुप होता है, और ऐसे ही एक ग्रुप और होता है S डबल बॉन्ड OR। ये ग्रुप भी कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग तो है लेकिन साथ ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैं आपको समझा रहा था बस। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुल मिलाकर रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग बात की, ओरिएंटेशन का बेसिक फंडा समझा।
अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही प्यारा लेक्चर है और जो कि मतलब आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत फेमस है। खासकर जो DU BHU एग्जाम्स होते हैं उसमें तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं। उसमें क्या है कि यदि हमारे पास कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यदि हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस इनके बन जाते हैं जहां पर आपको गुमराह करते हैं एक तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।